हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया। चलिए, शानदार गुरुजी, शानदार, जोरदार, ज़बरदस्त। चलिए, अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस लॉ। ठीक है, अपन पढ़ेंगे लेंस लॉ के बारे में। बहुत ही हॉट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हर एक टॉपिक इसका ईएमआई का बहुत है ही, कंटेंट कम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा है कि इसको समझने से पहले एक बात समझ ले, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, उसी पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एक कन्वर्जन है। ओके, तो इसी पर बेस्ड लेंस लॉ है। लेकिन लेंस लॉ का मेन स्टेटमेंट क्या कहता है? चलिए आइए ऑन द बोर्ड देखिए। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ये कहता ये है, चलो ज्यादा समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले समझ लेते हैं कि मान लो हमने ये मैग्नेट लाया, एक कॉइल है, ठीक है, और इसके पास हम इस मैग्नेट को लेके आ रहे हैं। ये डॉट लाइन क्या बताता है कि ये वायर अंदर की तरफ है। ठीक है, डॉट लाइन ये बताता है। अब ये जैसे ही ये इधर की तरफ आएगा तो ये वाला जो फेस होगा इसको अपोज करेगा, ये लेंस लॉ कहता है। ठीक है, मतलब फेराडेज ने ये बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। फेराडे जो उस समय डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बता पा रहे थे। कितना सिंपल लगता है ना, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता होगा, सर को बता देना चाहिए, फेराडे एंड हेनरी जी को। ठीक है, उनको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहिए। बहुत इजी लगता है, आसान लगता है देख करके अभी, लेकिन उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इनके हिस्से में लिखा था तो लेंस लॉ के हिस्से में आ गया ये लॉ। ठीक है, लेंस साहब के। ठीक है, अब देखो, अब ये मैग्नेट को हम जैसे इधर लेके आएंगे, ये ऐसे इसको लेके आएंगे, तो कहता है ये है कि करंट का जो डायरेक्शन होगा इस तरह से होगा कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स या इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। समझ में आ रही बात है? इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने का क्या मतलब है? इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट होगा। मतलब कहने का, ये नॉर्थ पोल है तो यहां से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा। तो अब सामने वाला ये वाला जो कॉइल है इस तरह से फील्ड लाइंस बनाएगा कि इसके फील्ड लाइंस को अपोज करे। तो ऑफ कोर्स इसका करंट का डायरेक्शन किधर होना होगा? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, तभी तो बनेगा ऊपर की तरफ, ऐसे इस तरफ, मतलब नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल बनेगा, तभी इसको अपोज होगा, इसको अपोज कर पाएगा इसके फ्लक्स को। मतलब जो कॉज इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, ये नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज सिखाया तुमको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये जो है ना, ये जो फील्ड लाइंस है, एक करंट का जो डायरेक्शन है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, तो सामने नॉर्थ पोल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। मतलब जो भी कॉज है, कारण है इसके अंदर ईएमएफ जनरेट करने का, उसको ये क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मान लो, सपोज करो यही कॉइल रहता है, कॉइल सेम ही लो, ठीक है, ताकि इसका कंट्रास्ट समझ में आए। ये ऐसे है और यहां पर तुम साउथ पोल लेके आते, ठीक है, ये साउथ पोल लेके आते और ये नॉर्थ पोल लेके आते, तो ये इसकी कॉज को अपोज करता। मतलब कहने का, ये वाला जो फेस है अब कैसे बिहेव करता है? साउथ पोल की तरह। ठीक है, तो यहां पर अगर आप साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेते हो, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे आएगा, ये इस तरह से। तो अब ये जो कारण है इसको अपोज करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे? जाने नहीं देंगे। तो जाने नहीं देंगे तो यहां क्या बनाएंगे? साउथ, कि इधर से जो जा रहा है उसको रिपेल करें, या इसके मैग्नेट जो इधर की तरफ आना चाह रहा है इसको क्या करें? हम अपोज करें। तो अपोज करेंगे तो यहां पर ये कैसा बनेगा? ये इस तरह से, मतलब ये जो करंट होगा उसका डायरेक्शन इस तरह का होगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तक क्लियर है कंसेप्ट?
मतलब ए एंड बी फिगर से तुमको ये पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा उस कॉज को ये कॉइल क्या करेगा, अपोज करेगा बाय इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, अपने मैग्नेटिक फील्ड के से इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा इसके इस तरह से होगा कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। समझ में आ रही बात है? तो यही लेंज लॉ गिव्स द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल, कॉइल की पोलैरिटी को उन्होंने बताया। तो it states that the direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux which is responsible for its production। इसके प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसको इंड्यूस कर रहा है उसके कारण को ही क्या करेगा, अपोज कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा कंप्लीट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अगर मान लो फ्रॉम फेराडेज लॉ, फेराडे के नियम से अगर देखो तो फेराडेज लॉ, अगर फेराडे के नियम से देखें तो ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, ये जो मैग्नीट्यूड तुम लिख रहे थे वो कितना लिखते हैं, डी फाई बी अपॉन डी टी, ये लिख रहे थे। ओके, उस समय अगर माइनस साइन लगाओगे फेराडे के सेकेंड लॉ में तो तुमको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि नेगेटिव, तुमको डायरेक्शन तो पता था कि अपोजिट होगा लेकिन कारण नहीं पता था, एक्सप्लेनेशन नहीं पता था। ओके, कि क्यों होगा। तो बाद में लेंज ने लॉ दिया और एक्सप्लेन किया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण होता है। करते हैं अभी, देखो इधर फेराडेज लॉ से ये है फ्रॉम लेंज लॉ, लेंज लॉ से क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये तो है, ये हो गया। और एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। एन अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो, एन टर्न्स हो, अगर मान लो सिंगल टर्न्स है, एन की वैल्यू 1 ही है तब तो ये ठीक है। लेकिन इफ नंबर ऑफ टर्न्स, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और एन, अगर एन टर्न्स हो तो ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी, ये तो है ईएमएफ की वैल्यू। समझ में आ रही बात है हमें, मतलब एन अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी होगा। अगर मान लो सपोज करो कि ये चेंज को हम मान लो ऐसे चेंज में लिखना चाहिए, तो स्मॉल चेंज बता रहा है, जो बड़ा चेंज बताए तब हम लिखना चाह रहे हैं। तो इफ इनिशियल फ्लक्स is phi1 and final flux is phi2। अगर ये है तो क्या हो जाएगा, EMF इक्वल टू माइनस एन phi2 अप माइनस phi1 अपॉन व्हाट, T2 माइनस T1। और इसी चीज को आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्या मैं बातें समझ में आई? ठीक है, बट चेंज है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक काम करो, इसको रफ करो और इसमें एक स्मॉल रिलेशन आता है इंड्यूस चार्ज एंड चेंज इन फ्लक्स के बीच, 2 नंबर का क्वेश्चन, और उसके नीचे लेंज लॉ से बेस्ड ये जो क्वेश्चंस अभी कॉन्सेप्ट समझा है मैंने, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझा है अभी उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करके क्वेश्चन में देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सो दैट लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको लिखना है। ठीक है, पहले इसको रफ करते हैं फिर उसको। प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इंड्यूस चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच। ठीक है, तो अभी आपने देखा है ईएमएफ इक्वल टू क्या है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, नहीं तो लिखा था ना, तो यहाँ माइनस साइन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव साइन फ्रॉम लेंज लॉ, नहीं कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम लेंज लॉ। ठीक है, अब मान लो जिस कॉइल में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ या करंट इंड्यूस होना, करंट आएगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो बैटरी, अगर मान लो ईएमएफ बनाओगे एक बैटरी, तो यहाँ पर डायरेक्शन लेना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या मैं बातें समझ में आ रही?
तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा ऐसे। तो ईएमएफ जो होगा इसका ईएमएफ वो तो इतना होगा, लेकिन मान लो सपोज करो इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आर, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आर, कैपिटल आर है मान लीजिए रेजिस्टेंस कॉइल का, तो आई इक्वल टू क्या होगा ईएमएफ अपॉन आर, तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी अपॉन इनटू आर, ये नीचे आर लिख दिया मैंने। अब देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है, चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच रिलेशन, ठीक है, इंड्यूस चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच। देखो इंड्यूस चार्ज क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। अब ये डेल्टा टी जो है ना और ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो इंड्यूस चार्ज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस चार्ज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। क्या बातें समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? मतलब चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस चार्ज इक्वल टू, ओके, मतलब जो इसमें चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज फ्लो होगा, उसी की वजह से तो करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, नोट दे के बाद क्या लिखना है कि इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, मतलब ये जो चार्ज है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नोट दे के इस बात को लिखो, इंड्यूस्ड चार्ज, नोट इंड्यूस्ड चार्ज does not depends on टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज, ओके, चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है। इट चेंज इन मतलब इंड्यूस्ड चार्ज जो है ना, चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस्ड चार्ज जो है चेंज इन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन चेंज इन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस, फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? एक बार नोट कर लो, साइड हो गया मैं, अब नोट कर लिया, पॉज करके इसको नोट कर लो, मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब आओ यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ओके। ये क्वेश्चन आते ही आते ब्रांड, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के जस्ट सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, ओके। देखो फाइंड द, यहाँ पर लिखते हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट in the given coil। अब देखो सिचुएशन 1 है, ये कॉइल है और इसके नीचे करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए ए से बी है, करंट जो है ना इंक्रीजिंग करंट, ठीक है, क्या है बेटा, इंक्रीजिंग करंट, और यहां कॉइल है एंड यहां से करंट है ए एंड बी, डिक्रीजिंग करंट, ये करंट जो है ना डिक्रीज कर रहा है। तो आपको क्या बताना है कि इस कॉइल में, ए वाले में फर्स्ट है कॉइल और ये सेकेंड है, ठीक है, इन दोनों में क्या डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इसमें कॉइल के अंदर, ये बताना है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल, इन गिवन कॉइल। चलो पहला सॉल्व करो, लगाना क्या है तुमको, लेंज लॉ, ठीक है। तो कॉइल 1 में क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है। करंट क्या है, इंक्रीजिंग है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने का तरीका ये है
कि पहले इस वायर के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेक करो या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेक करो। ठीक है, एरिया तो वही रहेगा, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया पर डिपेंड करता है, एंड ओरिएंटेशन एंगल थीटा पर। तो एंगल तो फिक्स ही रहना है, ऐसे ही कॉइल रखा हुआ, और एरिया भी इसका फिक्स ही है। वेरी कौन कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा इस ए बी वायर के कारण। ठीक है, तो देखो अब इसके एक वायर, इसका डायरेक्शन तुमको चेक करना सिखाया है, ये करंट ए से बी डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर की तरफ। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होता है, उसको किससे डिनोट करता है तुम, डॉट से। तीर बाहर आता रहता है ना, उसी से तो करते हैं। अब तीर बाहर आ रहा है और वो इंक्रीजिंग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना, इसके कारण जो एबी के कारण होगा वो इंक्रीजिंग है, तो इस कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज करने की। इट अपोजेस द कॉज, मतलब इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके की वजह से तो ही होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड से तो फ्लक्स होता है। ठीक है, तो कोरिलेटेड है, तो बार बार क्या प्लस प्लस बोलता रहूं, तो अपन क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा, वो बता, इंक्रीज कर रहा है, तो करंट इंक्रीज करेगा। ये वायर जो है ना, इनफाइनाइट वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड तुम जानता है, मान लीजिए इनफाइनाइट है, तो क्या करना है, उसका एंगल तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ऐसे ए बी वायर लिख रखा है, लेकिन ए लॉन्ग वायर है, तो इसका अगर मान लो μ0I/2πr, यही तो होता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी फिक्स ही रहना है। ठीक है, तो हर पॉइंट वेरी तो नहीं पॉइंट कर रहा है। अब ये I की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा, तो इस कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी, इसको डिक्रीज करने की। ये कॉइल क्या करेगा, इसको डिक्रीज। अब डिक्रीज करेगा तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्रीजिंग है, तो कॉइल की टेंडेंसी डिक्रीज करने की है, तो ये इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगा कि उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो अंदर की तरफ हो। तो करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, ये इधर, तभी तो इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, क्रॉस्ड होगा। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, एक क्रॉस की तरह, ऐसे, मतलब उसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो कॉइल 1 में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। एंड कॉइल 2 में देखो, कॉइल 2, अब कॉइल 2 में क्या होगा ये समझो। तो ये देखो, इसमें करंट जो है ना, ये करंट का मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही आएगा, लेकिन ये डिक्रीजिंग है, समझा। तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इस ए बी वायर के कारण यहां पर होगा तो ऊपर की तरफ है, लेकिन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीज कर रहे मैग्नेटिक फील्ड को ये कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब सपोर्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ये ऐसे। इसको क्या कहते हैं, बोल मुझे। कॉइल 2 में एंटी क्लॉकवाइज। क्या हमें बातें समझ में आई या नहीं। तो ये दोनों कॉइल का कंप्लीट पोस्टमार्टम।